हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारे एसीसीए का स्टडी मटेरियल। उसके अंदर है आप अगर काप्लान से कर रहे हैं उसके स्टडी मटेरियल से, तो आपका स्टडी चैप्टर नंबर कुछ और भी हो सकता है। सो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। हम आज सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के, और इसके अंदर 8 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर था। लेट मी स्टार्ट। सो वैसे चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को मैं स्निप कर लेता हूँ, आई कैन ओवरराइट। विच डिपार्टमेंट वुड नॉर्मली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग अ स्टैंडर्ड परचेज रिक्वेशन फॉर गुड्स इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन करना है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल वो उन्हें कहाँ से मिलेगा? उनके स्टोर से मिलेगा, है ना। जो स्टोर डिपार्टमेंट या वेयर हाउस डिपार्टमेंट है वहां से मिलेगा, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट मान लेते हैं, तो यहाँ से ये अप्रोच करेगा स्टोर डिपार्टमेंट को। अब स्टोर डिपार्टमेंट को जब अप्रोच करेगा तो उसे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल रिक्विजिशन। तो इस डॉक्यूमेंट बोलेंगे रॉ मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, ये फिल करके स्टोर डिपार्टमेंट को देगा। नेक्स्ट, अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या चेक करेगी कि भाई जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमसे मांगा है, क्या रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी है स्टॉक में। अगर है, दिस इज फाइन, उसको दे देंगे हम। नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसे परचेज करना पड़ेगा, है ना। अब परचेज करने के लिए ये आप फिर अप्रोच करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगा। ये अप्रोच करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए, यानी किस फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा भाई ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो उस जो फॉर्म होगा वो होगा परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेशन फॉर्म ये फिल करके किसे देगा? परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगी, जितने भी जो उसके पास सप्लायर्स हैं, जैसे 4-5 सप्लायर तो होंगे जिससे वो रॉ मटेरियल मंगवाते होंगे, उनसे कोटेशन मंगवाएगी। और फिर ये कोटेशन मंगवाएंगी, और जहाँ पे सबसे सस्ता यानी सबसे बढ़िया प्राइस मिल रहा हो वहाँ पे ऑर्डर करेगी। और ऑर्डर करने के लिए क्या फॉर्म यूज होता है? परचेज ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म इन्हें लगेगा परचेज को रिप्लेस करने के लिए, यानी परचेज का जो भी आप ऑर्डर देंगे उस चीज के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या, जो परचेज का काम होता है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट का होता है। बड़ा सिंपल है ना। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है उस तरह की कंपनीज में होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। सर्विस की बात कर रहे हैं। अब सर्विस में तो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ फिजिकली कुछ तो बनता नहीं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका आईटी, कोई आईटी से रिलेटेड कंपनी हो गई आपकी, या अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गई, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया। वहाँ पे तो सर्विस दी जाती है, डिलीवर की जाती है। तो वहाँ तो कुछ प्रोडक्शन होगा नहीं, तो वहाँ पे कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे जो परचेज करने का काम है वो कौन करेंगे, है ना। तो वो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो बेस्ट सुटेबल होगा उसको हम चूज करेंगे, राइट। सो बाइंग या परचेजिंग डिपार्टमेंट, देखो वहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, है ना। द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमने सप्लायर को परचेज ऑर्डर हमने परचेज प्लेस किया सप्लायर के पास। अब वो जो गुड डिलीवर हमारे पास करेगा, तो जो हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रिसीव करेंगे, जो डिपार्टमेंट रिसीव करेगी, उसको बोलते हैं गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब फिजिकल गुड्स तो कहीं से आएगा नहीं, क्योंकि हमारा सर्विस इंडस्ट्री है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सर्विस हम देते हैं, हम कुछ प्रोडक्शन नहीं करते, तो हमारे पास कोई इनवर्ड डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल। अकाउंटिंग स्टाफ, भाई अकाउंटिंग स्टाफ तो कुछ परचेज करते ही नहीं ना, उनका काम तो बुक कीपिंग का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का होता है, तो उनका काम है नहीं। तो एक ही डिपार्टमेंट रह गया, एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन है द डिपार्टमेंट दैट रिक्वायर्स द गुड्स।
जनरली सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसे आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है कि ऊपर एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ठीक है, बीओडी, और नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये स्टोर डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, और भी मतलब ये वाइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो सर्विस इंडस्ट्री होती है ना वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, ये एक तरह से वर्टिकल होता है, ठीक है। यानी ऊपर टॉप में एक बंदा बैठा होगा, एक या दो, यानी मान लीजिए ये भी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे ज़्यादा नहीं, एक दो या तीन लोग हो सकते हैं इसके नीचे एक या दो लोग ऐसे हो सकते हैं, तो बहुत ही स्ट्रीम्ड लाइन होता है, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट को जो सामान खरीदना है वही डिपार्टमेंट ऑर्डर में प्लेस करेगी सर्विस में, ठीक है। तो 20 का आंसर होना चाहिए। ओके, सो आंसर इज करेक्ट, इजी। नेक्स्ट इज, इसको पहले करते हैं सो दैट वी कैन ओवरराइट हियर दिस message line. Okay, so the next question is the following statements relate to documents used in material procurement procedure of a company, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अभी कह रहा है कौन सा जो डॉक्यूमेंट इज कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा फॉर द मटेरियल प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज, तो आप मटेरियल परचेज करते हो तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हो, है ना। तो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन में भी समझाया था कि देखो परचेज डिपार्टमेंट जब ऑर्डर प्लेस करेगी, है ना, ये किसे करेगी, सप्लायर को। सप्लायर को जब करेगी ऑर्डर प्लेस, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होगा यूज होगा, उसे बोलेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर से एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें कुछ चीज़ें होंगी लाइक अब बताओगे कि गुड्स कौन सा चाहिए, मतलब उसका नंबर या जो भी उसका नंबर होता है, ठीक है। एड्रेस वगैरह यहाँ पे होगा, कुछ आपका एड्रेस होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा परचेज ऑर्डर, ठीक है। और उसके नीचे आप ये होगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर, देन अपना पर्टिकुलर, देन यहाँ पे क्वांटिटी क्या चाहिए, ठीक है, और उसका प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ये कॉलम्स वगैरह ये बनी होती है, ठीक है। मैं एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, मतलब ठीक है, थोड़ी खराब सी ड्राइंग है, बट आई होप आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, है ना। तो परचेज ऑर्डर लगता है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ऑल परचेजेस रिक्वेशन आर रिक्वायर्ड इन द परचेज डिपार्टमेंट फ्रॉम दे आर or I'm sorry, the purchase requisition are prepared in the purchasing department from where they are then sent out to supplier। तो कह रहा है परचेज रिक्वेशन ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। परचेज रिक्वेशन नहीं, परचेज सप्लायर बोला था, सॉरी परचेज ऑर्डर बोला था मैंने, तो ये नहीं होगा। परचेज रिक्वेशन नहीं, ये फॉर्म हम नहीं प्रिपेयर करते, ठीक है। तो ये तो पहला तो होगा नहीं, फर्स्ट तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, ऑल गुड्स रिसीव्ड नोट्स आर प्रिपेयर्ड इन गुड्स इन सॉरी मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलने में परेशानी हो रही है, आई एम सॉरी। स्टार्ट करते हैं। ऑल गुड्स रिसीव्ड नोट्स आर प्रिपेयर्ड इन द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है ऑल गुड्स रिसीव्ड आर प्रिपेयर्ड इन गुड्स इन द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। तो कह रहा है कि जब गुड्स रिसीव्ड नोट होगा वो प्रिपेयर्ड होगा गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इसको इस चीज को समझते हैं। देखिए आपके पास सप्लायर, आपके पास मान लीजिए अब वो डिलीवरी देगा, है ना, तो आपके पास जो आपकी कंपनी में जो लोग रिसीव करेंगे उस डिलीवरी को, उसको बोलेंगे इनवर्ड, यानी गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जो सप्लायर इसको सामान देगा तो वो एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा, वो लेके आएगा गुड्स डिलीवरी नोट, जीडीएन, ठीक है। जीडीएन में लिखा होता है कि भाई क्या क्या ऑर्डर किया गया था।
मतलब क्या क्या, सॉरी, हम डिलीवर कर रहे हैं, यानी जो आपका वैन लेके आएगा सप्लाई में, उस वैन के अंदर क्या क्या सामान है, ठीक है, वो ये डॉक्यूमेंट वो इससे साइन करवाएंगे, किससे, जो लोग यहाँ पे डिलीवरी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और ये जब डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने रिकॉर्ड में भी लेंगे, जब गुड्स जो हमारी हमारी डिपार्टमेंट है ना, गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, वो रिसीव करेगी डिलीवरी, तो उनको भी तो भाई कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो वो जो रिकॉर्ड करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम है गुड्स रिसीव्ड नोट्स, ठीक है। वो प्रिपेयर करेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, और वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये तो GRN यूज वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है गुड्स रिसीव्ड नोट्स ये प्रिपेयर होगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ट्रू, एंड ये फॉल्स, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। नाउ Beta company has purchasing department that is responsible for ordering all materials, ठीक है। तो एक परचेज डिपार्टमेंट है जो कि सारे मटेरियल्स को ऑर्डर करती है। When the storekeeper needs more inventory, they have to complete a form, send it to the purchasing department, which then places an order with the supplier। तो सिंपल सा बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम होता है, ठीक है। जो नॉर्मल हमें प्रोसीजर में पता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट है, अगर उन्हें कोई सामान चाहिए तो वो, अगर कोई स्टोर कीपर डिपार्टमेंट है, उनको कोई सामान चाहिए तो चेक करेंगे, और नहीं हुआ तो परचेजिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि ये आप ऑर्डर प्लेस करो सप्लायर को, ठीक है। तो ये सारी कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जैक्टली, अब क्या देखो, व्हाट इज द फॉर्म दैट शॉपकीपर हैज टू कंप्लीट, है ना। स्टोर कीपर, सो स्टोर कीपर कौन सा फॉर्म देगा, अब स्टोर कीपर किससे फॉर्म देगा, स्टोर कीपर will give the form to परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये किस कौन सा फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर करेगा, स्टोर को मटेरियल चाहिए ना, स्टोर तो खुद तो बना नहीं, मतलब ऑर्डर दे नहीं सकती है ना, तो स्टोर कौन सा फॉर्म देगी, परचेज रिक्वेशन फॉर्म, ठीक है। तो परचेज रिक्वेशन फॉर्म देगी, और ये ऑप्शन हमारा डी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, दिस इज क्वाइट इजी। The next question is which of the following tasks are performed by goods inward department। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा टास्क है जो कि गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगी। अब गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट आपको पता है जो रिसीव करेंगे आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को सप्लायर से, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। कंपेयरिंग डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर टू इंश्योर दैट ओनली गुड्स दैट हैज बीन ऑर्डर आर एक्सेप्टेड। तो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले गुड इनवर्ड डिपार्टमेंट का काम ये होगा कि वो जो गुड्स रिसीव हुआ है उसको हम मैच करेंगे अपने परचेज ऑर्डर से, सो दैट ये इंश्योर हो सके कि हम सिर्फ वही गुड्स यानी वही सामान रिसीव कर रहे हैं, मटेरियल्स जो हमने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो ये बात सही है, ये तो चेक करेंगे ना कि भाई हमने ऑर्डर दिया है वही सामान हमारे पास आ रहा है, तो परचेज ऑर्डर तो चेक करेगा ही, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज रिसीव्ड to details on the supplier's delivery note। तो अब वो चेक करेगा कि भाई जो ऑर्डर हमें जो क्वांटिटीज जो हमें मटेरियल रिसीव हो रहा है क्या वो एग्जैक्टली वही है जो कि सप्लायर के डिलीवरी नोट्स में है ना। तो दोनों से ये नहीं कि हमने भाई 4 सामान हमें मिल रहा है और वहाँ पे 5 मेंशन है, या वहाँ पे 4 मतलब वहाँ पे ABC प्रोडक्ट मेंशन है और यहाँ पे DCF समथिंग ऐसा कुछ आया है ना। तो ऐसा नहीं, सेम मटेरियल पर्टिकुलर सब कुछ मैच होना चाहिए, तो वो सारा मैच करेंगे वो, है ना। जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन, मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर्स बाय बैंक ट्रांसफर व्हेन द परचेज इनवॉइस इज रिसीव्ड। कह रहा इनका काम होता है बैंक ट्रांसफर, मतलब पेमेंट करना कि भाई सामान आ गया उसको पेमेंट करो, नहीं पेमेंट इनका काम नहीं होता, बट पेमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 and B इज करेक्ट, सो ऑप्शन इज ए, ठीक है। The next question is which of the following statement about goods received notes are correct। तो GRN
के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जीआरएन आपको याद होगा, गुड्स रिसीव्ड नोट्स, यानी जब इनवर्ड हमारी परचेज जो गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट है वो जब सप्लाई रिसीव करती है तो अपने एक अपना अकाउंट होगा, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड भी तो करते हैं ना वो जब रिसीव करते हैं कुछ, तो उसी जो फॉर्म जहाँ पे वो रिकॉर्ड करेंगे उसी को हम जीआरएन बोलते हैं, यानी गुड्स रिसीव्ड नोट्स बोलते हैं, ठीक है, जीआरएन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर, तो क्या वो सप्लायर प्रिपेयर करते हैं? शो डिटेल्स ऑफ, नहीं ये सप्लायर नहीं करते, तो स्टेटमेंट में ये तो हमारी गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट करेगी ना, गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, ये लोग हमारे प्रिपेयर करते हैं, तो दिस इज फॉल्स। दे आर साइंड बाय गुड्स इनवर्ड यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट व्हेन deliveries from supplier arrived at a warehouse to confirm that goods have been received, ठीक है। तो ये तो करेंगे ऑफ कोर्स, वो जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसको साइन भी तो करेंगे, लाइक मैंने मेरे पास भाई ये आइटम आ गया और ये गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है, और ये मैंने अपने कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करूंगा, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया कुछ, और लास्ट में यहाँ मुझे साइन भी तो करना पड़ेगा, है ना, यानी इस साइन का बोलते हैं इनिशियल्स, तो इनिशियल्स देने पड़ेंगे मुझे अपने, ठीक है। तो ये इजी था, सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल। द थर्ड ऑप्शन इज दे आर मैच्ड टू परचेज इनवॉइस बिफोर द इनवॉइसेस आर पेड, तो कह रहा है कि इन चीजों मतलब जो हमें जीआरएन को मैच किया जाता है परचेज इनवॉइस से, जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या सही है? अब लॉजिकली सोचो, जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हम किस चीज़ की करते हैं? जो जितने का इनवॉइस होता है हमारा। अब इनवॉइस जब हम जो इनवॉइस होगा उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई ये इनवॉइस सही है? हम इसको कहीं किसी ना किसी चीज़ से तो मैच करेंगे ना, तो हम उसी चीज़ से मैच करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था, गुड्स रिसीव्ड नोट्स। तो ये इसका मतलब ये है कि गुड्स हमें रिसीव हो गया और इसी चीज़ को हमने इनवॉइस में, उसी चीज़ के लिए हमारे पास इनवॉइस आया, तो मैं क्या करूँगा, पेमेंट करते समय इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मैच करूँगा, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस, दोनों को मैच करूँगा, दोनों अगर मैच होते हैं तो दिस इनवॉइस इज फिट टू बी पेड, ठीक है। तो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 2 and 3 हो जाएगा इसका आंसर, सो द ऑप्शन विल बी सी। रिसेंटली ड्यू टू अ क्लरिकल एरर, ठीक है भाई कुछ मिस्टेक हुआ है, अ सप्लायर invoiced Alpha company for some materials that has actually been ordered and sent to another customer, और उस कस्टमर का नाम है बेटा कंपनी। तो देखो भाई ये सप्लायर है, ठीक है ना, इसने अब इसको इनवॉइस किसके नाम का बनाना था? अल्फा कंपनी का। नो, इसको जो इनवॉइस बनाना था वो बेटा कंपनी का था, ठीक है, और इसने गलती से इनवॉइस बेटा कंपनी का वो किसके नाम पे बना दिया? अल्फा कंपनी के नाम पे, ठीक है। यहाँ तक अभी तो क्वेश्चन में बताया। अब क्वेश्चन में आगे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल प्रोसीजर विद अल्फा कंपनी शुड इंश्योर दैट द कंपनी पेज ओनली इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट इट हैज रिसीव्ड। तो कह रहा है कि अब इनमें से कौन सा कंट्रोल प्रोसीजर इन प्लेस होगा इन कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट ये इंश्योर हो सके कि आपने आपका पेमेंट वही कर रहे हो जो कि आपने रिसीव किया है ना। अब देखो जनरली क्या होता है, आपको जब इनवॉइस मिल गया, ठीक है, इनवॉइस रिसीव हुआ, अभी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सीधा क्या करेगी, इसका पेमेंट करेगी, लेकिन पेमेंट करने से पहले एक कंट्रोल प्रोसीजर होता है बीच में, है ना, इसको मैच करते हैं हम गुड्स रिसीव्ड नोट से, गुड्स रिसीव्ड नोट से हम किसको मैच करेंगे? इनवॉइस को। अगर ये दोनों सही है, बिल्कुल मैच हो रहा है, देन वी विल मेक द पेमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑप्शन में होना चाहिए। चेकिंग चेकिंग ऑल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, तो कह रहे हैं कि परचेज ऑर्डर में आप चेक कर लो, उससे मैच कर लो, और अगर सारे ठीक है तो फिर क्या परचेज ऑर्डर से मैच करना ठीक है, क्योंकि देखो परचेज ऑर्डर वो होता है जो कि हम परचेज करते टाइम जब हम प्लेस करेंगे ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे उस समय प्रिपेयर करते हैं,
मान लीजिए हमने परचेज ऑर्डर में हमने मान लीजिए ए बी सी डी हमने ये गुड्स अपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अब सप्लायर रिसीव तो कर लेगा उस ऑर्डर को, है ना, बट वो सप्लाई करते समय क्या पता वो डी ना बना पाए, है ना, या उसके पास मटेरियल या कुछ दिक्कत हो गई, तो वो ए बी सी डी का तो ऑर्डर ले लिया उसने, बट वो ए बी सी ही खाली डिलीवर कर पा रहा है ना। तो ए बी सी हमारे पास रिसीव होगा, तो जब हमारे पास ए बी सी रिसीव होगा तो हम उसको रिकॉर्ड, जब गुड्स रिसीव्ड नोट है वहाँ पे हम प्रोडक्ट भी ए बी एंड सी लिखेंगे, है ना। बट परचेज ऑर्डर में क्या था, जब हमने परचेज ऑर्डर किया था प्लेस, तो हमने उसमें ए बी सी और डी ये चारों गुड्स हमने रिकॉर्ड किए होंगे, है ना। परचेज हमने ऑर्डर तो ये चारों किए, बट रिसीव हमें क्या हुआ, ए बी सी ओनली। तो यहाँ पे गलत हो सकता है, अगर हम ए बी सी डी सबका ही अगर मतलब पेमेंट कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये गलत है, मतलब हम एग्जैक्टली हमें किससे मैच करना चाहिए, जीआरएन से, गुड्स रिसीव्ड नोट से हमें मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक नहीं है, सही नहीं है। मैच ऑल द परचेज इनवॉइसेस अगेंस्ट गुड्स रिसीव्ड नोट्स, दिस इज करेक्ट, इसी चीज की हम बात कर रहे थे, है ना। तो बी इज करेक्ट, सी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शन। सो मैचिंग परचेज ऑर्डर टू परचेज रिक्वेशन, नो, ये तो कुछ मतलब परचेज रिक्वेशन से कह रहा है मैच करने के लिए, परचेज रिक्वेशन तो बहुत पहले की बात है। परचेज ऑल परचेज इनवॉइस विद परचेज ऑर्डर्स, नो। सो आंसर बी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये कुछ डिटेल ले रखी है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट इशूड ऑन 18th ऑफ अगस्त। तो 18th ऑफ अगस्त ये इस दिन कुछ गुड्स इशू हुए हैं, और वो इशू हुए हैं 480, ठीक है। इतनी क्वांटिटीज हमने इशू किया है, और यूजिंग द लीफो मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है हमें, ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो लीफो मेथड यूज करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये यूज के हमें करके हमें 18 अगस्त को जो हमने इशू किया है वो उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। तो 18 अगस्त ये, अब लिफो मेथड आपको पता है, लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जी होता है मीन्स जो सबसे लास्ट में है हम सबसे पहले उससे हम क्या करेंगे, उससे हम इशू करेंगे, जो सबसे लास्ट में रिसीव हुआ है हम उसे सबसे पहले इशू करेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इस मेथड के। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखो इस दिन हमने 480 इशू किया है, अब 480 इशू किया है, तो लास्ट रिसीव कौन था, देखो ये भी इशू ही है ना। तो लास्ट रिसीव ये था 250 यूनिट, लेकिन यहाँ भी तो हमने इशू किया है ना, तो इस दिन हमने जब ये इशू किया होगा तो 120 पहले हमने 200 250 में से 120 यहाँ पे माइनस किया होगा, है ना। ये तो इस दिन इशू 250 तो यहाँ पे टोटल हमारे पास इस दिन, बट यहाँ से मैंने ये 12 अगस्त को 120 यूनिट्स मैंने इशू कर दिया, तो 250 में से अगर आप 20 माइनस करते हैं तो आपके पास आना चाहिए कितने बचने चाहिए, 30। सो 130 अभी आपके पास बचा होगा अभी भी आपके स्टोर में, है ना, आपके वेयर हाउस में। अब 130 अभी भी बचा है, और ये तो आपका हो गया फिनिश। अब 480 टोटल इशू आपको इशू करने हैं, तो 480 में से 130 तो हम यहाँ से इशू कर देंगे, ठीक है। तो 130 अगर 480 में से हम माइनस करते हैं तो आता है आपका 350, ठीक है। अब 350 बचा, 350 अब कहाँ से अब करेंगे इशू, इस 400 में से करेंगे, है ना। तो इस 400 में से 350 अब यहाँ पे इशू करते हैं। आई एम सॉरी, छोटा सा मिस्टेक है, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बस मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 130 बचा है, तो ये 480 की हमें वैल्यू निकालनी है ना, 480 की। तो इस 480 में से जो 130 है यहाँ के हो जाएंगे, तो बचेंगे, ये बचेगा कितना, 350। तो 350 तो हम यहाँ से इशू करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 17 पर यूनिट, और 130 यहाँ से हम इशू करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 18 पर यूनिट, है ना। तो 350 मल्टीप्लाई बाई 17, एक तो यहाँ से चला जाएगा, इसकी वैल्यू है 5950, और इसकी 130 यूनिट्स हम यहाँ से इसमें से इशू करेंगे, और इसका प्राइस क्या था, 18 पर यूनिट। सो 130 मल्टीप्लाई बाई 18, दिस विल गिव मी
समथिंग अराउंड 2340, ठीक है। ये इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, इन दोनों को आप प्लस कर लो, ऐड कर लो, 5950, दिस विल गिव मी 8290, 8290, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर, इजी। Question is okay, let me take out this this डायरेक्टली हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नीचे नीचे पे 8 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, पूछा क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी यूजिंग द फीफो मेथड। तो फीफो मेथड ये मैं बता दिया, इसमें हमें यूज करनी है, ठीक है। फीफो मेथड्स हमें यूज करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें बतानी है। तो पहले तो हम पता करेंगे भाई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेथड क्या हमें यूज करना है, फीफो, फीफो, ठीक है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी FIR, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये मेथड यूज करना है हमें, यानी जो सबसे पहले जो हमारे पास रिसीव हुआ है सबसे पहले हम उसे इशू करेंगे। आप स्टोर में जो सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है हम सबसे पहले उसे हम बाहर करेंगे, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे, ठीक है। तो ये 400 यूनिट हमें सबसे पहले इश्यू हुआ था 3 अगस्त को, इस 400, इसके बाद 200 और इशू हमें रिसीव हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे 120 हमने इशू किया। तो 120 हम सबसे पहले कहाँ से इशू करेंगे, इस 400 में से माइनस करेंगे 120, यहाँ पे कितना बच रहा होगा, ऑलमोस्ट 380, 280 है ना। अभी 280 यहाँ से बचा है और इसका काम खत्म। चलो अभी यहाँ पे 480 हमने यूनिट यहाँ पे इशू किया है, तो 280 तो यहीं से इशू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 200 और बच जाएगा। तो 200 हम इस 250 में से 200 हम और माइनस कर देंगे, तो कितना बचा यहाँ से 50, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास कितना बच गया, ये 50 यहाँ से बचा और 25 अगस्त को 275 यूनिट और आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास स्टॉक में भी कितने 50 यूनिट और 275 यानी 325 यूनिट्स है। अब इस 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 18 पर यूनिट है, और ये कितनी है, ये तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, 16 इसका रेट है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 5 सा 90, so this is 900 and this is 275, 275 multiply by 1616, this is 4400, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूएशन टोटल कितनी हो जाएगी, हम 900 प्लस 4400 कर दे तो दिस विल गिव मी 5300, है ना, इजी। चलिए चेक करते हैं आंसर, आंसर भी हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए, और चलिए फिर वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर वीडियो सही लगा हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, एंड अगर और भी इस तरह के वीडियोस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।